हेलो दोस्तों, जय संविधान। आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल 2024 के आम चुनाव का परिणाम घोषित हो गया और बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट आया है, जिसमें बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई। लेकिन इंडिया गठबंधन भी इतनी सीट नहीं पा सका कि खुद की सरकार बना सके। यानी सत्ता की चाबी गई है कुछ अन्य दलों के पास, और अन्य घटक दल हैं जिनके पास सत्ता की चाबी चली गई है। जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, इन पार्टियों के पास सत्ता की चाबी चली गई है। चाहे सरकार इनकी बने या इंडिया गठबंधन के समर्थन से किसी की बने, या इंडिया गठबंधन के घटक दलों में से कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठे, एक बात तो तय है कि पूर्ण बहुमत की जो मोदी सरकार थी अब वो नहीं है। यानी अब जो भी सरकार होगी केंद्र में, वो सिर्फ अहंकार का प्रदर्शन करके सत्ता चलाना चाहे तो नहीं चला सकेगी। नियंत्रण लगा रहेगा, बना रहेगा। तो इससे क्या क्या बदलाव आएंगे, मैं इनकी एक लिस्ट बनाया हूं और आपके बीच इसको रखूंगा, जिससे कि आप समझ सकें कि सत्ता तो बदल गई, सरकार का चरित्र कैसा बदलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो बदलाव होगा, हो गया है बल्कि कल के चुनाव परिणाम से, नफरत और भय का माहौल कम होना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जो अनावश्यक नफरत पैदा की जा रही थी, किसके खिलाफ? एक वर्ग विशेष के खिलाफ, और यही नफरत एक जात के खिलाफ भी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जनता ने नकार दिया है। जनता ने कहा नहीं, हमें संविधान के साथ चलना है, और संविधान नफरत और भय को दूर करने की बात करता है, सबको बराबर मानने की बात करता है। तो चाहे जातिगत नफरत थी, चाहे धर्मगत नफरत थी, इस पर रोक लगेगी। भय का माहौल कम होगा, विश्वास और उत्साह का माहौल आएगा, बनेगा। पहला बदलाव ये होगा। दूसरा बदलाव होगा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कम होगा, क्योंकि अभी जो 2 कार्यकाल से मोदी सरकार रही है वो इतने प्रचंड बहुमत से रही है, और खासकर एक व्यक्ति के नाम पर बहुमत मिलने का जो शिगुफा उड़ाया गया था, उससे अधिकारी अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को भूलकर प्रधानमंत्री ऑफिस से गवर्न होने लगे थे। चाहे वो रिया चक्रवर्ती का मामला हो, मदना सी लड़की का कितना मान मर्दन किया गया, जिससे कि बिहार चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके। महाराष्ट्र की घटना, सुशांत सिंह की आत्महत्या कांड के बारे में जो हुई थी, तो सबसे पहला तो होगा ईडी सीबीआई पर रोक लगेगी, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। दूसरा कि मीडिया बदलेगा। मीडिया के जो असली नायक हैं, रवीश कुमार हैं, विशाल शर्मा हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अजीत अंजुम जी हैं, या और तमाम लोग हैं, नीरज पटेल हैं, ये तमाम जो पत्रकार हैं जो जनता के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी साख बढ़ेगी, और उन टीवी चैनलों की ओर से उनको ऑफर मिलेगा, और जो टीवी चैनल इनको अपने तरफ ले आएंगे उनकी साख बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले, सरकार के शिगुफे को हवा देने वाले पत्रकारों की इज्जत कम होगी, और जनता उनसे सवाल अब पूछेगी कि आप कौन सी पत्रकारिता कर रहे थे जो आपको सच्चाई दिख नहीं रही थी, जनता के मुद्दे नहीं दिख रहे थे। धर्म का नकली राजनीतिकरण बंद होगा, और धर्म या जाति के जो भी असली मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। अगली बात है कि तीनों क्रिमिनल लॉज, जो मेरी समझ से एक किया गया अनावश्यक बदलाव है, इतने बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है कि पूरी किताब ही फेंक दीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं तो मैं लेखक हूं, आप नया कानून बनाएंगे, मैं नई किताब लिखूंगा, बिकेगा, मुझे फायदा होगा। मैं शिक्षक हूं, आप नया कानून बनाएंगे, मेरे पास पढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का अवसर बढ़ेगा। तमाम सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग के लिए मुझे निमंत्रण मिल रहा है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि इतने बड़े बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है।
2-3 धाराओं में बदलाव के लिए पूरा 300, 400, 500 धाराओं वाला कानून ही हटा दीजिए, ये ठीक नहीं है। तो संभव है कि क्रिमिनल लॉ शायद लागू न हो, शायद मैं लगा रहा हूं, क्योंकि उनकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। और जब वो लागू ही नहीं होंगे तो ड्राइवरों के खिलाफ जो काला कानून बना है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, संभव है कि वो कानून भी हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। अभी केवल रोका गया है कि लागू नहीं किया जाएगा 1 जुलाई से, लेकिन शायद उसे हटा दिया जाए। अगली बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, हेमंत सोरेन हो, ये जो नेता राजनीतिक कारणों से जेल में बंद किए गए, जी हाँ, राजनीतिक कारणों से, अगर भ्रष्टाचार के कारणों से जेल में होते तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी अजीत पवार जी जेल में होने चाहिए, हेमंत बिस्व शर्मा जेल में होने चाहिए, लेकिन नहीं, वो लोग जेल में नहीं है, वो सरकारी कुर्सियों पर विराजमान कर दिए गए। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दुराग्रहों के चलते जो नेता जेल में रखे गए हैं उन सबको रिहा किया जाएगा। अब वे जेल से बाहर आएंगे, मीडिया जवाबदेह होगी, जिम्मेदार होगी, जनता के मुद्दे उठाएगी और सभी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बहाल होगी। जब सभी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बहाल होगी तो क्या होगा? न्यायालयों में ताकत आएगी। जनता ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब देखना शुरू किया था तो वहां से सरकार के कुछ ऐसे निर्णयों पर रोक लगी थी जो संविधान के खिलाफ थे। अब जब जनता ने और जनमत दिखाया है तो तमाम न्यायमूर्तिगण अपने को वास्तविक रूप से स्वतंत्र होकर संवैधानिक दायित्वों को पूरा करेंगे। जी हाँ, मैं साफ साफ कह रहा हूं, बहुत से ऐसे निर्णय आए हैं जो संविधान के खिलाफ थे, सरकार को नाराज न करने के लिए बहुत से ऐसे निर्णय हैं, यहां गिनाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालयों से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, लेकिन नहीं, अब न्यायाधीश स्वतंत्र महसूस करेंगे, संविधान के तहत वो कार्य करेंगे। अगला जो सबसे बड़ा कार्य होगा वो होगा जम्मू कश्मीर में जो संविधान को खत्म किया गया है। हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के नाम पर भारत का संविधान हटा दिया गया है। क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं? आखिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? लोकतंत्र का मतलब चुनाव होता है और वहां चुनाव ही रोक दिया गया है 2019 से। 5 साल से वहां चुनाव रुके पड़े हैं। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव होगा और अच्छा होगा कि 370 हटाना था, आपने हटा लिया, हमने हटवा लिया, हम सब ने हटवा लिया। वहां से आपने पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों खत्म किया? तो संभव है कि जम्मू कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा जो संविधान की गरिमा की स्थापना करेगा। संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों, लोकतंत्र की गरिमा की स्थापना के लिए जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और जिस लद्दाख को अलग संघ शासित क्षेत्र बनाया गया है, वहां के लोगों की मांग के अनुसार 6th शेड्यूल लागू होगा, वहां संविधान के 6वीं अनुसूची की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत में योजना आयोग हुआ करता था, जिसको मोदी जी आए तो नीति आयोग बना दिए थे। लेकिन नीति आयोग क्या करता है कुछ समझ में नहीं आया। जब भारत में योजना आयोग बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो योजना आयोग भारत के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता है और सरकार उस योजना को पहले जनता के सामने रख देती है, लोगों के विचार लेती है और उसी के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को आगे ले जाती है। यानी कोई हाहाकारी नोटबंदी जैसा निर्णय नहीं लेगी सरकार, पहले से ही पता होगा क्या निर्णय लेंगे, लोग समझ बूझ करके अपना जीवन उस हिसाब से ढालेंगे। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए थे तो न केवल योजना आयोग को बदल दिया, उसका नाम बदल करके नीति आयोग किया, बल्कि भारत से पंचवर्षीय योजना बनाकर विकास करने की पद्धति को समाप्त कर दिया। तो फिर से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो जाएंगी, 5 ईयर प्लान शुरू होंगे, जिससे कि देश की जनता पहले से ही जाने कि अगले 5 वर्ष में हमको किन किन क्षेत्रों में क्या क्या आर्थिक प्रगति करनी है, कैसे कैसे आर्थिक बदलाव करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज़ादी के समय भारत एक लूटा पिटा गरीब मुल्क था। पंचवर्षीय योजनाओं से 5-5 साल के लिए अलग अलग लक्ष्य बना करके भारत आज जो है विश्व के सिरमौर देशों में शामिल हो पाया। महज 30-35 साल में हम बहुत ऊंची छलांग लगा लिए थे। 40-50 साल के भीतर भीतर हम परमाणु संपन्न देश और अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में शुमार हो गए थे।
तो वो पंचवर्षीय योजनाएं थीं जिन्होंने भारत को इतनी गति दी थी। आने वाली सरकार उम्मीद करता हूं कि फिर से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास का एक ढांचा तैयार करेगी और उस पर अमल करेगी। एक और बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। दिल्ली सरकार अपना कार्य अब कर पाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर असंवैधानिक तरीके से सरकार को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। जी हां, असंवैधानिक तरीके से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के अड़ंगेबाजी को दो बार नकारा है, जिस पर कानून बना करके मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की गई व्याख्या को पलटा। वो पलटना भी गलत था, क्योंकि संविधान की व्याख्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कितनी पावर है और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को कितनी पावर है। यह पावर कहां लिखी है? संविधान में। संविधान की व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट ने अर्थान्वयन किया था, बात बताई थी कि सारी पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार में है। यानी जो बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आई थी वो संविधान की व्याख्या थी। संविधान की व्याख्या को आप मामूली कानून से नहीं बदल सकते। उम्मीद करता हूं कि उस कानून को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित करेगा और दिल्ली सरकार का अपनी सरकारी कामकाज पर पूरा नियंत्रण होगा, जिससे दिल्ली में जो एक नया मॉडल शुरू हो रहा है विकास का, वो अब खुलकर काम कर पाएगा और देश के सामने एक नई राजनीति आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। आज रात 9 बजे संविधान की लाइव क्लास चलेगी, तो जिन लोगों ने संविधान की किताब नहीं मंगवाई है अभी तक, आप जरूर मंगवा लीजिए। संविधान हाथ में पकड़कर आप चले हैं तो ही संविधान मजबूत हुआ है। दिए गए नंबर पर आप संविधान की प्रति मंगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह संविधान की प्रति जो मेरे हाथ में है, यह उस संविधान की व्याख्या करके सरल शब्दों में आपके लिए लिखी गई किताब है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय भी लिखे हुए हैं, संशोधन लिखे हुए हैं, जिससे कि आम जनता आसानी से भारत के संविधान को समझ सके। और फिर भी आप न समझ पाएं तो इसके लिए भी मैं रात 9 बजे लाइव क्लास लेता हूं, जिससे कि आपको मैं संविधान समझा सकूं। लाइव क्लास इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर के पीछे से देखिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। जय संविधान।